Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the online lecture video class. Today I am going to discuss about the other topic that related with the immune system. This topic is antigen-antibody reaction. एंटीजन-एंटीबॉडी रिएक्शन, या इस हेडिंग को इस तरह भी पूछते हैं, एंटीजन इम्यूनोग्लोब्यूलिन रिएक्शन। यानी हमने इसके पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन का खात्मा करता है, डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन को कैप्चर करता है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। और इस तरह से जब एंटीजन एंटीबॉडी पर रिएक्ट करता है और एंटीबॉडी एंटीजन पर रिएक्ट करता है, इस तरह से एक दूसरे के बीच में एक रिएक्शन होता है, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन को समाप्त करना चाहता है और एंटीजन एंटीबॉडी को डैमेज करना चाहता है। तो इस तरह से जो है कि ये रिएक्शन जो होता है, उसी रिएक्शन को यहाँ पे पढ़ना है कि ये किस तरह से कौन से रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी के साथ एक दूसरे के साथ होता है। हाउ एंटीजन एंड एंटीबॉडी interact with each other, how they response in the reaction of the fighting mechanism in the immune system। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है इसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसे इस पर डिस्कस होगा। तो इसमें कई तरह के रिएक्शंस होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी पर, एंटीबॉडी एंटीजन पर रिएक्ट करता है। स्ट्रक्चर आपने एंटीजन का देख लिया है, एंटीबॉडी का भी देख लिया है, और दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं, एंटीजन भी हमने पहले भी बताया था एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन एक तो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल वे में पहले से मौजूद होते हैं, जो हमारे आरबीसी में मौजूद है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि जो है बाहर से आए हुए एंटीजन को वो रिकॉग्नाइज करते हैं और उसका पूरी रूपरेखा लेते हैं और जो उसे एंटीबॉडी से बताते हैं। फिर एंटीबॉडी उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करके फिर उस आए हुए बाहर से फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन एंटीजन से जो है वो रिएक्ट करता है, उसे समाप्त करने की कोशिश करता है। उसके अलावा एंटीजन वो भी होते हैं जो बाहर से जो आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट या किसी भी तरह की चीज़ें इस तरह की जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे भोजन से, हमारे पानी से, पीने वाले पानी से, या नाक से, कान से, आँख से, ये जो किसी भी तरह से, या कहीं से स्किन पे कटा पटा भाग है, उससे जो है ये जो इंटर करते हैं, तो वो भी जो एंटीजन ही माने जाते हैं। उसमें कुछ लिविंग एंटीजन होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं, तो वो भी बॉडी को जो है कि डिजीज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारा कुछ जो है कि स्टडी आप पहले कर चुके हैं, और अब जो है कि हमें एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन आपस में किस तरह रिएक्ट करते हैं ये देखना है। उसके बाद फिर हम जो है देखेंगे कि जो एंटीबॉडीज़ हैं उसमें डाइवर्सिटी कितनी पाई जाती है वो। तो दो हेडिंग सिलेबस के हिसाब से दो टॉपिक जो है बचा हुआ है इसमें, इसको हम जो है कि वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन एक ये हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद एंटीबॉडी डाइवर्सिटी है, तो ये लास्ट टॉपिक होगा, ये भी आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो है चलते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में देखिए, एंटीबॉडीज बाइंड विथ एंटीजन। एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंडिंग करता है, यानी जुड़ जाता है, कैप्चर करता है। कैसे? वाया नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी एक बॉन्ड बनाता है। एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, यानी जुड़ता है, बाइंडिंग करता है। वो कौन सा बॉन्ड बना? नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स। और नॉन कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है? लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वंडरवाल इंटरेक्शंस, यानी जो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसका एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवाल इंटरेक्शंस भी कहते हैं, वंडरवाल बॉन्ड भी कहते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड बनाता है एंटीबॉडी एंटीजन। जब एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर करता है, when an antigen enter in the animal body,
antibodies become active and want to destroy the foreign particles with their different activities. That is known as antibody reactions with the antigen. Antibody form a binding. That binding is known as non-covalent bond, just like a hydrogen bond and van der Waals reactions. By this binding, antibody destroy the want to destroy antigen in any aspect. तो इस तरह से एंटीबॉडी जो है एंटीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड या van der Waals रिएक्शन करता है, इंटरेक्शन करता है, और उससे जो है कि जो रिएक्शन सामने आते हैं पर्टिकुलर टाइप के, वो हमें सामने अभी इसमें पढ़ना है. They can inactivate the foreign agent in the following ways. अब एंटीबॉडी जो है कि एंटीजन से जब रिएक्ट करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उससे जुड़ता है, बाइंडिंग करता है, तो वो चाहता है कि जो फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एजेंट जो बॉडी के अंदर इंटर किया है उसको किस तरह से हम इनएक्टिवेट करें, उसको निष्क्रिय कर दें. क्योंकि अगर वो सक्रिय रहेगा बॉडी में आके तो जिस मूड का है, जिस नेचर का है, जिस स्ट्रक्चर का है, उसी तरह को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो एंटीजन एंटीजन will cannot react with the any system of the body. इस तरह से अगर एंटीबॉडी वहाँ मौजूद है तो एंटीजन किसी तरह से कुछ भी इंटरेक्शन नहीं कर सकता, किसी तरह से जो है कि बॉडी के टिश्यूज़ को, आर्गन को या सिस्टम को जो है कि चौपट नहीं कर सकता. एंटीबॉडी वो जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमारे बॉडी को सुरक्षा करता है, हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता है. तो इस तरह से कौन कौन से ये यहाँ पे जो है रिएक्शन हो रहा है वो सामने देखिए. फर्स्ट है एग्लूटिनेशन. एग्लूटिनेशन का मतलब होता है गुच्छा बनाना, उलझ जाना एक दूसरे के साथ. जैसे दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उलझ जाते हैं, तो इस तरह से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को जो है कि पीटने के लिए जो है उलझ जाते हैं आपस में, तो दूसरा कोई आके छुड़ाता है. उसी तरह से एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से जब मिलते हैं एक दूसरे पर इंटरेक्ट करने के लिए, तो वो होता है क्या है कि दोनों एक दूसरे से मिल कर के उलझ जाते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं. तो सब क्योंकि जब तक वो एक दूसरे से अटैच नहीं हुए, एक दूसरे से एग्लूटिनेट नहीं करेंगे, उलझेंगे नहीं, तब तक फिर एक दूसरे के साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को ख़त्म करने की जो कोशिश करते हैं वो पूरा नहीं होगा. तो इस तरह से सबसे पहली जो हेडिंग एग्लूटिनेशन. तो इसमें क्या होता है, व्हेन एन एंटीबॉडी बाइंड्स टू मोर देन वन एंटीजन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट सेल्स. अब जो एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर किया हुआ होता है वो जाता है बॉडी के अंदर, तो कहीं न कहीं जो है कि डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं उसी सेल्स में जा कर के जो है वो बैठता है, यानी वहाँ पे मौजूद होता है. और डिफरेंट टाइप के बॉडी में सेल्स हैं, किसी भी सेल्स के साथ वो जो जहाँ उसका मूड या नेचर है, जिस तरह की बिहेवियर, उसी तरह के वो सेल्स को ढूंढते. कुछ एंटीजन लीवर पे अटैक करते हैं, कुछ एंटीजन स्टमक अटैक करते हैं, कुछ एंटीजन जो है कि किडनी में, यानी डिफरेंट अलग अलग हर बैक्टीरिया, वायरस या और जो है कि पैथोजेंस के अलग अलग जो है कि उनके मूड और प्लेस और उनका बिहेवियर होता है, जो चॉइस होता है इस प्लेस का. तो जो कहीं भी हो, जो किसी भी सेल में जब मौजूद होते हैं एंटीजन, तो जब एंटीबॉडी जो उनके साथ सबसे पहले एट फर्स्ट वो क्या करता है, एंटीबॉडी फार्म ए बाइंडिंग विथ द एंटीजन दैट प्रेजेंट इन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी. तो बॉडी में डिफरेंट टाइप की जो सेल्स मौजूद हैं उसमें कहीं कहीं जहाँ एंटीजन मौजूद होता है वहाँ एंटीबॉडी पहुँच करके उसके साथ जो है कि बाइंडिंग करता है, जुड़ता है. अभी हमने बताया कि बाइंडिंग अगर बनाता भी है तो दो तरह की बाइंडिंग हो सकती है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या तो van der Waals इंटरेक्शन करेगा. तो इस तरह से वो बाइंडिंग बनाता है. जब बाइंडिंग बनाएगा, क्योंकि एंटीजन तो एक तो होंगे नहीं, न जाने कितने एंटीजन होंगे, और एंटीबॉडी भी कई होंगे. तो जब आपस में भिड़ंत होती है, जैसे लड़ाई होती है, पहले जो युद्ध होता था ये दूसरे के साथ जैसे सेनाएँ लड़ती थी, उसी तरह से ये फाइटिंग करते एक दूसरे जुड़ते हैं, तो वो उलझ जाते हैं उसमें. डिफरेंट जो मजबूत पड़ता है वो कमज़ोर को नष्ट कर देता है. तो इससे होता है क्या, जब बाइंडिंग बना लेता है डिफरेंट बहुत से एंटीजन के साथ एंटीबॉडी, तो होता है क्या, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स.
तो इसका जो रिजल्ट होता है कि जो है कि बहुत तरह के इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिल करके। इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब और क्लम्प यानी एक दूसरे से क्लम्पिंग कर लेते हैं, जो उलझ जाते हैं, लग जाए। क्योंकि अगर सॉल्युबल अगर कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या होता है कि एक दूसरे को डाइजेस्ट करके वो दोनों समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इनसॉल्युबल यानी एक उसमें भारी पड़ता है, एक कमज़ोर पड़ता है, तो दोनों जो है कि एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं, इस तरह क्लम्पिंग हो जाती है। तो ये क्या बनाते हैं, लार्ज इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या उसी को हम क्लम्प कहते हैं, क्लम्पिंग कर लेते हैं। द एंटीबॉडीज दैट काज एग्लूटिनेशन ऑफ सेल्स। इस तरह एंटीबॉडी जो है सेल्स के, यानी कि ये भी तो दोनों एंटीजन एंटीबॉडी सेल ही होते हैं, ये आपस में एग्लूटिनेट कर जाते हैं, एग्लूटिनेशन बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। और इसी एग्लूटिनेशन को क्या बोलते हैं, क्योंकि जब दो आपस में उलझते हैं तो दोनों एंटीजन एंटीबॉडी को, या बहुत से एंटीजन बहुत से एंटीबॉडी को आपस में जब उलझते हैं तो ये इन दोनों सेल्स को क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एग्लूटिनेंस बोलते हैं। यानी कई एंटीजन एंटीबॉडी एग्लूटिनेंट होते हैं, ये दोनों आपस में उलझ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यानी सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी का, एक दूसरे के साथ उलझना, एक दूसरे के साथ बाइंडिंग बनाना, एक दूसरे के साथ गुच्छा बनाना, एक दूसरे के साथ दे फॉर्म द क्लैंपिंग विथ ईच अदर। तो इस तरह से ये एग्लूटिनेशन जो है कि ये शो करते हैं, पहला रिएक्शन। और दूसरा जो है ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्शन से बना हुआ ऑप्सोनाइजेशन। अब जो है कि जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें देखिए क्या होता है, सर्टेन एंटीजेंस आर कैपेबल ऑफ escaping phagocytic एक्शन थ्रू डिफरेंट वेज। जो एंटीजन हैं वो जो है बहुत तरह के फैगोसाइटिक एक्शन शो करते हैं या करने लायक होते हैं, यानी कि वो इतने वो होते हैं कि जो भी जब एंटीबॉडी उससे रिएक्ट करने के लिए जब आता है उसको समाप्त करने, तो ये कोशिश करते हैं कि जो भी एंटीबॉडी आ रहा है उसको वो निगल जाए, पूरी तरह से घोंट जाए, नष्ट कर दें। तो सर्टेन एंटीजेंस आर कैपेबल ऑफ स्केपिंग फैगोसाइटिक एक्शन का मतलब होता है निगल जाना। यानी वो चाहते हैं कि जो भी आ रहा है, जैसे कोई भी अपराधी है, कोई आतंकवादी है, जब पुलिस प्रशासन या जो है कि हमारे सेना के जवान जब उस पर अटैक करते हैं तो वो सभी चाहते हैं कि जितने भी हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं या जो भी पुलिस पर उनको वो पूरा निगल जाए, यानी ख़त्म कर दें। तो यही कोशिश एंटीजन की भी होती है कि जो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट फाइटिंग के लिए आ रहे हैं वो उनको पूरी तरह से जो है फैगोसाइटिक एक्शन के थ्रू वो जो है कि और बहुत तरीके से थ्रू डिफरेंट वेज क्या है वो उसे जो है फैगोसाइट कर लेते हैं, यानी उसे निकल जाने की कोशिश करते हैं, यानी इस तरह की कैपेसिटी इनके अंदर होती है। इफ़ एंटीबॉडी बाइंड्स टू सच एंटीजन इट बिकम्स ससेप्टेबल फॉर फैगोसाइटोसिस। जब एंटीजन जो है कि जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंडिंग बनाता है तो जो है कि इस तरह से ये बाइंडिंग होती है कि जो है कि बिकम ससेप्टेबल फॉर फैगोसाइटिस, यानी इस तरह लगता है कि एंटीजन एंटीबॉडी को निगल जाएगा और एंटीबॉडी एंटीजन को निगल जाएगा। इस तरह से एक दूसरे को ये समाप्त करने की या नष्ट करने के प्रयास में होते हैं, तो इसी को ससेप्टेबल फॉर फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। यानी इस तरह से जिज्ञासा एक दूसरे की होती है, या एक दूसरे कोई भी सभी चाहते हैं कि हम एक दूसरे को समाप्त कर दें। The antibody that makes antigen susceptible, the antibody that makes antigen susceptible for phagocytosis is called opson, and the process is called opsonization. ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, यानी कि जब एंटीबॉडी जो है एंटीजन को से जो है कि कोशिश करता है कि उसे समाप्त करें, तो कई तरीके उसके हो सकते हैं। तो यानी उसको ये चांस देता है कि वो जो अपनी सारी हरकत को जो है कि सामने दिखाए, यानी जिस तरह का एंटीजन होगा उस तरह की वो जो है एक्टिविटी करेगा। तो ससेप्टेबल फैगोसाइटोसिस मतलब है कि उसकी सारी जानकारी उसको हो जाएगी, और जो विकल्प होगा, जब देखा कि ये एंटीजन कहाँ से कमज़ोर पड़ रहा है, फिर उसी एक्शन के थ्रू वो जो है कि एंटीजन को समाप्त करने को, यानी कि वो एक फैगोसाइटोसिस ससेप्टेबल ससेप्शन जो है कि तैयार वो मौका देता है
कि ये जो है कि किस तरह से एंटीजन एक्शन कर रहा है उसकी जानकारी लेता है। और जब देखता है कि कहीं से कोई विकल्प है जहाँ से कमज़ोर पड़ रहा है तो उसी को जो हम ऑप्शन बोलते हैं। और ये इस तरह से ये एंटीबॉडी एंटीजन से जो है कि क्लम्पिंग करने के बाद जो है वो एक ऑप्शन क्रिएट करता है, इसी को ऑप्शनाइजेशन बोलते हैं, जिससे कि विकल्प होगी या आखिर ये जो भी ये एंटीजन है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, तो आखिर इसका जो है मूड कैसा है, नेचर कैसा है, तो ये तभी पता चलता है जब वो मौका दे उसको। तो इस तरह एंटीबॉडी जो है इसको जो है कि फाइगोसाइटोसिस के लिए एक ऑप्शन देता है और इसी को जो है ऑप्शनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन नेक्स्ट रिएक्शन है द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज विथ ए सॉल्युबल एंटीजन। जब एंटीबॉडी किसी सॉल्युबल एंटीजन के साथ जो है रिएक्शन करता है, ऐसे एंटीजन जो सॉल्युबल होने वाले हैं जो है कि जल्दी जो है कि घुल मिल जाए। द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज विथ ए सॉल्युबल एंटीजन सो दैट एंटीजन बिकम्स इनसॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट्स। यानी जब एंटीबॉडी सॉल्युबल एंटीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो जो एंटीजन को तो घुल मिल जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि एंटीजन जो है सॉल्युबल नहीं होता, सो दैट एंटीजन बिकम्स इनसॉल्युबल, यानी एंटीजन इनसॉल्युबल हो जाता है। इनसॉल्युबल रहेगा तो प्रेसिपिटेट कर यानी कि प्रक्षेपक बन जाएगा और जो है कि वो नीचे जो है कि बैठ जाता है, यानी प्रेसिपिटेट बन जाना। जैसे रासायनिक रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में, जब रिएक्शन कराए जाते हैं तो उसमें प्रेसिपिटेट जैसे सॉल्यूशन का नीचे आ जाता है, उसी तरह से प्रेसिपिटेट, यानी कि जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्लम्पिंग करते हैं तो एंटीजन जो है बार बार अपने के बचने का प्रयास करता है, क्योंकि एंटीजन तो उसको तो सॉल्युबल करने की कोशिश करता है, लेकिन एंटीजन इनसॉल्युबल होकर के प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि वो नीचे बैठ जाता है, यानी बच जाता है। तो इस तरह के भी वो रिएक्शन होते हैं, यानी ये बचने का भी प्रयास करते हैं। परमिटिंग ईजी फैगोसाइटोसिस, और इस तरह से वो ये परमिशन देते हैं कि जो है कि ये फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस वो आसान हो जाए, मतलब कि एक दूसरे जो है कि आसानी से निगल सके, समाप्त कर सकें। इस तरह से प्रेसिपिटेशन भी एक तरह का फाइटिंग मैकेनिज्म है, फाइटिंग एक्शन है जो एक दूसरे पर ये शो करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है न्यूट्रल करना, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को जो कि न्यूट्रल कर देना। इट इंक्लूड्स न्यूट्रलाइजिंग बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड प्रिवेंशन ऑफ सेम वायरस टू द बॉडी सेल्स, सम वायरस टू द बॉडी सेल्स, यानी कि इट इंक्लूड न्यूट्रलाइजिंग बैक्टीरियल टॉक्सिन, यानी इस रिएक्शन में एंटीबॉडी क्या करते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया इंटर किया हुआ है बॉडी में तो ये जो एंटीबॉडीज़ उसको जो है उसके टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उसका जो टॉक्सिन्स है उसके जो पॉइजनस वे है वो उसको समाप्त करते हैं, यानी कि फिर वो कोई एक्शन न कर सके, नुकसान न पहुंचा पाए। तो सबसे पहले तो न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन करते क्यों हैं? एंड प्रिवेंशन ऑफ सम वायरसेस टू द बॉडी सेल, जिससे कि जो है कि कोई और जो है कि जैसे वायरस है ये बॉडी के और सेल में न पहुंचने पाए, यानी वो सुरक्षित, क्योंकि अगर बैक्टीरिया कहीं काम कर जाता है, बैक्टीरियल अगर रिएक्शन हो जाता है, पैथोजेनिक होता है, फिर वहीं पे कोई दूसरा वायरस भी आकर के इन्फेक्शन डालता है। तो अगर बैक्टीरिया के टॉक्सिन को अगर न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है तो फिर उस पर वायरस एक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से पहले तो बैक्टीरिया के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज एंटीबॉडी करता है और उसके बाद फिर जो है कोई ऑप्शन नहीं बचता कि फिर वायरस उस पर अटैक करे, यानी कि फिर वायरस भी जो है कि चेक हो जाते हैं, नहीं आ पाते, यानी उनसे प्रिवेंशन यानी जो है बचाव हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है लाइसिस मतलब ख़त्म करना। इट इज़ रप्चरिंग यानी तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना, नष्ट कर देना। लाइसिस इट इज़ रप्चरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बाय एंटीबॉडीज़। अब जो एंटीबॉडीज़ हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, डस्ट पार्टिकल हो या कुछ भी हो, इस तरह से जो कोई कीटाणु हो, तो अगर जब अटैक करते हैं तो ये एंटीबॉडी क्या करता है कि वो जो भी एंटीजन होते हैं वो उनके भी बॉडी के जो कवरिंग होती है, जिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसको रप्चर कर देते हैं।
क्योंकि किसी चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, जब उसके ऊपर की कवरिंग को जब रप्चर यानी कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, तो वो समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि इनके जो ज़्यादा कमाल दिखाने वाले, जो ज़्यादा जो है कि इन्फेक्शन फैलाने वाले जो पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं बैक्टीरिया वायरस के, उनके आउटर कवरिंग ही होते हैं। इनके बॉडी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो एंटीबॉडी पहले क्या करता है कि उसी के बॉडी के एंटीजन के बॉडी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देता है, रप्चर करने की कोशिश करता है। और अगर रप्चर कर देता है तो फिर बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी एंटीजन के बॉडी के अंदर का जो कंटेंट है, चाहे आरएनए, डीएनए या कुछ भी हो, साइटोप्लाज्म, वो जो है कि बिखर जाता है। फिर उसको न्यूट्रलाइज करना आसान हो जाता है, उसको प्रेसिपिटेट करना आसान हो जाता है, और किसी भी तरीके से उसको नष्ट करना, ख़त्म करना बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि एंटीबॉडी एंटीजन एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है कि एग्लूटिनाइजेशन पहला रिएक्शन दिखाया, दूसरा जो ऑप्सोनाइजेशन होता है, तीसरा प्रेसिपिटेशन, फोर्थ जो है न्यूट्रलाइजेशन, और फिफ्थ जो है लाइसिस। इस तरह के 5 तरह के रिएक्शंस जो है कि एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। ख़ास तौर से अब एंटीजन भी इसी तरह का रिएक्शन करता है एंटीबॉडी के साथ, एंटीबॉडी भी एंटीजन के साथ रिएक्शन करता है। दोनों का एक उद्देश्य होता है कि एक दूसरे को समाप्त करना, नष्ट करना। लेकिन हम असल में हम एंटीबॉडीज़ के पक्ष में होते हैं कि एंटीबॉडी जो है बॉडी की सुरक्षा करता है। तो हम ये कोशिश ये करते हैं कि एंटीबॉडी क्या रिएक्शन कर रहा है एंटीजन के साथ, उस एंगल से हम इसे देखते हैं, उस तरह से समझते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ये जो है रिएक्शंस हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस, एंटीबॉडी के रिएक्शन हैं, और जो एंटीजन के अगेंस्ट ये रिएक्शन करता है। तो इस तरह से जो है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है आपके सामने ये कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट इस यूनिट के में सबसे लास्ट टॉपिक है जो है एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। तो क्योंकि डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी बॉडी में पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के डिजीज़ के साथ वर्क करने वाले, उनसे फाइट करने वाले, तो इनकी चर्चा होगी। इससे जुड़ी सारे एस्पेक्ट, सारे जो है कि पॉइंट पर हम जो है कि निगाह डालेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो वीडियो में लेके हाजिर होंगे, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। थैंक यू।